बहुत सारे आरोप लगाए तामझद साहू पे, पर क्या आपकी पार्टी के पास, क्या आपके पास कुछ सबूत हैं जिसके आधार पे, कुछ साक्ष्य हैं जिनके आधार पे आप इतना बड़ा आरोप? तो दो और पार्टियों से लड़ना है और दोनों ही अपनी जगह पे काफी मजबूत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आम आदमी पार्टी बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को लेकर बात करती है या उन मुद्दों को उठाती है जिसको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में देख लीजिए, पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे क्षेत्र में कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में बीजेपी की तरफ से, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की नहीं, दुर्ग जिले के अंदर सभी विधानसभाओं सीटों में बीजेपी ने वॉकओवर दिया है कांग्रेस को। मानते हैं कि जो विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लगभग वैसा विरोध कर ही रही थी, तो कितनी सच्चाई उनके विरोधों में थी? या आम आदमी पार्टी के क्या बिल्कुल भी अच्छा काम राज्य सरकार ने नहीं किया? कुछ तो अच्छा होगा, लोग मान रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं भूपेश बघेल की। चलिए मैं क्या मानते हैं कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम होना बचा हुआ है और किन विषयों को लेकर आगे चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। 2023 के चुनावी रण को जीतने के लिए जहां दोनों पार्टियों में जबरदस्त घमासान मचा हुआ था, वहीं तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। पूरे 90 विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है और प्रत्याशी भी काफ़ी चुनकर सर्वे के बाद उतारे जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की एक लिस्ट आई है जहां से दुर्ग ग्रामीण, जो कि जहां से आते हैं हमारे सरकार के, राज्य सरकार के गृह मंत्री, उस बड़ी विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने उतारा है संजीत को। संजीत विश्वकर्मा आम आदमी पार्टी से लगभग 10 वर्ष से जुड़े हुए हैं, पर 3 वर्ष से काफ़ी सक्रिय हैं। और बता दें आपको, संजीत विश्वकर्मा आम आदमी पार्टी के अभी जिला के सचिव भी हैं। हमारे साथ में संजीत विश्वकर्मा हैं, जानेंगे कैसी रणनीति है इनकी और क्या योजना बनाई है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को जीतने के लिए। कार्यक्रम खास बात में जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द सीजी खबर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी को, एक कार्यकर्ताओं को मौका दिया है अपने चैनल पे अपनी बात रखने का। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीत जी, चुनावी रण तैयार हो गया है, जैसे कहते हैं चेस बोर्ड तैयार है, सारे सिपाही सामने खड़े हो गए हैं। अब आपको जिम्मेदारी दी है आम आदमी पार्टी ने दुर्ग ग्रामीण। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा एक बहुत लंबा विधानसभा है और यहाँ से आते हैं ताम्रध्वज साहू, जो कि एक मजबूत नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, गृह मंत्री भी हैं, और उनके सामने आपको उतारा गया है। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं और कितना विश्वास जीत का आप में है? देखिए, जैसा कि आपने कहा अभी कि ताम्रध्वज साहू जी बड़े मजबूत नेता हैं, तो आपको बताऊं, ताम्रध्वज साहू जी मजबूत नेता सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की नज़र में और 2-4 जिनको पेमेंट पे उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है उनकी नज़र में वो मजबूत हैं। एक्चुअल में आप ग्राउंड पे जाएंगे तो जब पब्लिक से आप बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, तो जनता बताएगी कि ताम्रध्वज साहू जी ने कितना काम किया क्षेत्र में, ताम्रध्वज साहू जी ने कितना विकास किया क्षेत्र में, उन्होंने किसका विकास किया, ताम्रध्वज साहू जी ने क्षेत्र का विकास किया या नहीं किया, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये पूरे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के लोग, पूरे प्रदेश के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ताम्रध्वज साहू जी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने तीनों बच्चों को काफ़ी बेहतर तरीके से सेटल कर दिया, सभी के नाम पे भरपूर खेती और 2-2 करोड़ रुपए से अधिक का घर बना के लोगों के नाम पे आज कहीं ना कहीं अपने परिवार को मजबूत जरूर कर लिया है। इस मामले में वो मजबूत हो सकते हैं। और एक आम जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ताम्रध्वज साहू जी को मैं नेता नहीं समझ सकता, क्योंकि उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया है। रिसाली नगर निगम क्षेत्र को उन्होंने रिसाली नगर निगम में महापौर की नहीं चलने दी, महापौर को एक पुतले की तरह उपयोग किया गया। रिसाली नगर निगम में हुए कामों में जो कि 4 लाख के काम को 25 लाख 15 लाख 16 लाख रुपए का बिल बनाकर पास करवाया गया। ये भ्रष्टाचार जनता की नज़र में है। इस बार जनता उनको भरपूर और बिल्कुल साइलेंट तरीके से उनको जवाब देगी। ताम्रध्वज साहू जी अगर लगता है उनको बड़ी गलतफहमी होगी कि इस बार जनता आंख बंद करके वोट दे देगी, ये बिल्कुल नहीं। इस बार लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी खास करके इस बार जब से छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यहाँ की जनता ने भी मन बनाया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में एक ऐसी पार्टी को मौका देंगे जो काम की बात करती है, ना जाति की बात करती है, ना धर्म की बात करती है, ना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात करती है। सिर्फ काम की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका देने का मन बनाया हुआ है। और ये निश्चित ही आप ग्रामीण विधानसभा में जाएंगे, सर्वे के दौरान आपको स्पष्ट होगा। काफ़ी गुस्सा आपके मन में मुझे दिख रहा है ताम्रध्वज साहू के प्रति। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति होती है ना, वो एक अलग तरह की राजनीति होती है। बिना सबूतों के आम आदमी पार्टी बात नहीं करती। आपने बहुत सारे आरोप लगाए ताम्रध्वज साहू पे, पर क्या आपकी पार्टी के पास, क्या आपके पास कुछ सबूत हैं
जिसके आधार पे कुछ साक्ष्य हैं जिनके आधार पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिना सबूतों के आम आदमी पार्टी कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाती। और ये जो मैंने आपको बताया कि जो भ्रष्टाचार लगातार रिसाली नगर निगम क्षेत्र में हुआ है, इसमें से कम ऐसे 10 से 15 भ्रष्टाचार के मेरे पास प्रूफ हैं, और उनके जो योजनाओं का एक जो वैल्यू होता है उसका मेरे पास लिस्ट है, और आप काम की लिस्ट है मेरे पास में। और जो काम उन्होंने किया है मौके पे, वो काम आपको देखने से आकलन इस बात का बहुत मुश्किल नहीं होगा, और आपको ये पता लग जाएगा कि काम 4 लाख का है कि 24 लाख का है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी भी, पर आम आदमी पार्टी को 2 और पार्टियों से लड़ना है, और दोनों ही अपनी जगह पे काफी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आम आदमी पार्टी बात कर रही है तो आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को लेकर बात करती है या उन मुद्दों को उठाती है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उठाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समकक्ष हैं। तो कैसे मुकाबला आप इन दोनों को अलग अलग कर पाएंगे, क्योंकि आपको विरोध तो कांग्रेस का भी करना है और विरोध तो आपको भारतीय जनता पार्टी का भी करना है। आपने बुलाया कि 2 पार्टियों से हमें मुकाबला करना है, मैं आपको एकदम स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है, ये एक मुझे नहीं लगता कि ये अलग पार्टियां, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज आप दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में देख लीजिए, पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे क्षेत्र में कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में बीजेपी की तरफ से, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की नहीं, दुर्ग जिले के अंदर सभी विधानसभाओं सीटों में बीजेपी ने वॉकओवर दिया है कांग्रेस को। तो ये जो चर्चा का विषय है, ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सवालिया है। और आप बता दें कि आज कांग्रेस पे एक रत्ती भर का भी विश्वास करने लायक नहीं है। आपने पिछली बार सरकार देखा, आपने मध्य प्रदेश में जनता ने चुना कांग्रेस को, कमलनाथ जी को वहां पे सरकार चलाने का मौका दिया, लेकिन वो बिकाऊ लोग जिन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा, जनता के मत का अपमान किया, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे कि जिन्होंने सत्ता के लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के उन्होंने भाजपा ज्वाइन करके वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो मैं ये कहूंगा कि ये कांग्रेस भाजपा कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, दोनों से बड़ा मिलजुल कर बड़े प्यार से खाते हैं। भूपेश बघेल जी इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने से पहले रमन सिंह जी के ऊपर मैं काफी सवाल उठाते थे कि रमन सिंह जी ने नान घोटाला किया, उनको जेल भिजवाऊंगा। आवाज उठाना तो दूर, बोलना तो दूर की बात, उनके संबंध में एक भी बात नहीं रखी इन्होंने कहीं पे। और रही बात की बीजेपी के समकक्ष आम आदमी पार्टी की आवाज उठाने की, तो देखिए इस बार छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने हर मुद्दे पे आवाज उठाया है, चाहे वो आपके हसदेव अरण्य के जंगलों को लेकर हो, चाहे शराब घोटाले को लेकर हो, चाहे पीएससी घोटाले को लेकर हो। इस तरह की बहुत से बातें जिसमें आम आदमी पार्टी ने बढ़ चढ़कर जो यहाँ की कांग्रेस जो सत्ताधारी थी अब तक, उसका विरोध किया है। क्या मानते हैं कि जो विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लगभग वैसा विरोध कर ही रही थी, तो कितनी सच्चाई उनके विरोधों में थी या आम आदमी पार्टी के विरोधों में है? घोटाले बहुत सारे गिनाए जाते हैं, कोयला घोटाला हो गया, गोबर घोटाला हो गया, पीएससी घोटाला आपने भी खुद गिना दिया। अगर हम लिस्ट तैयार करें तो काफी लंबी लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 108 आरोप गिना दिए। तो क्या मानते हैं कि क्या बिल्कुल भी अच्छा काम राज्य सरकार ने नहीं किया? कुछ तो अच्छा होगा, लोग मान रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं भूपेश बघेल की। चलिए, मैं आपकी बात से मैं मान लेता हूं कि आपने सही कहा है। मैं ये आपसे, मेरा एक सवाल है ये इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने के मुद्दों को लेकर हमने कहीं ना कहीं आवाज उठाई है। आप ये देखिएगा अपने चैनल के माध्यम से या फिर हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारे को मीडिया का सपोर्ट बहुत ही कम मिल पाता है। जो भी पत्रकार साथी आप जैसे मजबूत होते हैं वो हमें निश्चित ही मीडिया में दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने हर मुद्दे पर निष्पक्ष होकर और खुलकर विरोध किया है किसी भी सत्ताधारी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। हमने मणिपुर पर भी हमने काफी आवाज उठाई, जिसमें कि काफी विरोध किया। मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी, जो महिलाओं के साथ में इतना बड़ा दुराचार हुआ, जहां पे डबल इंजन की सरकार कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही शर्म की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी को शर्म आना चाहिए इस तरह के कृत्य पर कि उनकी केंद्र में सरकार होने के बाद भी और राज्य में सरकार होने के बाद भी आज इजराइल का सपोर्ट करने के लिए आपने आपको बहुत बड़ा विश्वविख्यात नेता बताने की दृष्टिकोण से वो इजराइल का सपोर्ट करने जा रहे हैं, और आप अपने देश में ही मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर आप अपने मणिपुर को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आम आदमी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी अन्य जिसने भ्रष्टाचार किया हो, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लगातार अपने दम पे आवाज उठाया है, ना कि किसी के कॉपी करने की नीयत से किसी के लिए लड़ाई की है। चलिए आते हैं आपकी विधानसभा में, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा। क्या मानते हैं कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम होना बचा हुआ है और किन विषयों को लेकर आप चुनाव लड़ने वाले हैं?
और देखिए, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में मैं बताना चाहूंगा आपको कि लगातार यहाँ की जनता, हम मुद्दों की बात तो नहीं करते, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि आम आदमी पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है, तो हर एक जनता के लिए, हर एक आम इंसान के लिए एक 9 गारंटी लेकर अभी तक जनता के बीच जा रही है। रही बात मुद्दों की, तो आपको बता दें कि यहाँ पे मुद्दों की भरमार है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में लगातार भ्रष्टाचार हुए हैं। आप रिसाली नगर निगम क्षेत्र के किसी भी कोने में जाइए, आप भ्रष्टाचार के पोल कहीं भी आपको खुलती हुई नजर आएगी। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप जनता से जाकर पूछिए। लोग ये समझ रहे हैं अब धीरे धीरे कि कौन काम कर सकता है और किसमें ये काम करने की क्षमता है। आम आदमी पार्टी ने लगातार इस क्षेत्र में भी काम किया। आपको बताएं कि आत्मानंद स्कूल में और वो RTE मतलब राइट टू एजुकेशन के तहत जो बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में जो भर्ती होती है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने लगातार आवाज उठाया और कई लोगों को इस मामले में लाभ पहुंचाया हमने। और क्षेत्र में साफ सफाई तो ये कहना चाहिए कि एक नाम मात्र खाना पूर्ति है। आज दुर्ग ग्रामीण में 40 वार्ड का एक नगर निगम भी है, रिसाली नगर निगम। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत बड़े जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। लगभग दुर्ग ग्रामीण की आधी से ज्यादा जनसंख्या रिसाली नगर निगम क्षेत्र में निवास करती है। आप वहां की जनता से जाइए, आप पूछिए कि ताम्रध्वज साहू जी के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर नगर निगम में किस स्तर का काम हुआ। पुराना क्षेत्र में आपको पता होगा कि आवासीय गरीबों के लिए आवास योजना की तहत गरीबों का आवास बना हुआ है, जो काफी जर्जर स्थिति में है। पुराना में जब हम गए, उनके लिए आवाज उठाया, तो फिर वहां पे ताम्रध्वज साहू जी 4 दिन बाद जाके 40 लाख रुपए में उसे रिपेयरिंग करने की घोषणा करके आते हैं। 40 लाख रुपए में उसे रिपेयरिंग करने की घोषणा करके आ गए और वहां की जनता को अब लगातार डराया जा रहा है कि इस बार आप वोट देकर जिताओगे तब आपका ये रिपेयरिंग का काम होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार जनता समझ चुकी है कि ताम्रध्वज साहू ही नहीं है, कांग्रेसी और भाजपा पूरे के पूरे झूठे हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में कहा जाए तो लोकसभा में पूरे बहुमत से छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को मौका दिया था और राज्यसभा में कांग्रेस को मौका दिया था। ये दोनों दल ये नहीं कह सकते कि हमें मौका नहीं मिला है। काम करने की नीयत होती तो दुर्ग जिले का बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहिए कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाले सांसद यहां पे विजय बघेल जी थे। वो चाहते तो किसी भी क्षेत्र में जहां पे काम नहीं हो रहा, वो खुद जाके खड़े होकर काम करवा सकते थे। उनके पास पूरे 9 विधानसभा में काम करने की शक्ति है, पावर है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका छल है। ये अब सत्ता में बने रहने का एक ढोंग करते हैं कि पब्लिक से दिखावा करते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके करीबी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज पाटन विधानसभा की मैं बात करना चाहता हूं। पाटन विधानसभा में जहां पे विजय बघेल जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है, आपको आज ये बात मैं बड़े चैलेंज से बोलता हूं कि भूपेश बघेल जी की अगर हिम्मत है तो सिर्फ एक विधानसभा से चुनाव लड़ें और दोनों चाचा भतीजे में से सिर्फ एक चुनाव जीते और एक हारे। ये बिल्कुल नहीं होगा। भूपेश बघेल जी निश्चित 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे और 2 जगह से नॉमिनेशन करेंगे। आप ये देख लीजिएगा। ये विजय बघेल जी जो आज अपने चाचा को चैलेंज देने के नाम से वहां पे गए हुए हैं, विजय बघेल जी अगर अपने जगह पे सही है तो निश्चित ही वो पाटन विधानसभा से दमदारी से चुनाव लड़े और अपने चाचा को, अगर वो समझते हैं कि भूपेश बघेल जी उनके चाचा ने गलती की है और उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है, तो उन्हें अपने चुनाव में उनके वादा खिलाफी के अनुसार उनको हराकर दिखाएं। मैं समझता हूं ये दोनों के लिए चैलेंज है और ये दोनों चैलेंज में बिल्कुल पूरा नहीं होगा। और ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता के लोभी है, सिर्फ सत्ता के लिए जनता के बीच में जाते हैं, जनता का वोट खरीदते हैं। ये काम कर बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े दावे और बहुत बड़ा आरोप आपने लगा दिया। संजीत जी, आपकी जो विधानसभा है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, रिसाली क्षेत्र कुछ शहरी क्षेत्र आता है, लगभग बाकी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना पिछड़ा समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, बताया जाता है कि भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में किसान वर्ग के लिए, लोकल लोगों के लिए बहुत काम किया है। नरवा गुरवा बाड़ी हो गया या ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, या वो कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हूं, कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ी वाद को प्रभावित करते हैं। इन सब विषयों पर आप कैसे काट कर पाएंगे, कैसे प्रोटेस्ट कर पाएंगे इस मुख्यमंत्री का, इस सरकार का, और कैसे चुनाव को जीत पाएंगे? अब मेरा मानना है कि देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ के विकास की बात कही जाए और रही बात छत्तीसगढ़ियावाद की, आपने कही कि बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़िया होना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मेरा जन्म स्थान है छत्तीसगढ़ और मैंने इसी जगह पर मैंने जन्म लिया है। आज मैं छत्तीसगढ़ के लिए किस स्तर का काम करूंगा, ये यहाँ की जनता जब अगर मुझे मौका देगी तो वो आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा। लेकिन जहां तक कि आपने भूपेश बघेल जी की बात की कि इन्होंने छत्तीसगढ़िया होने का एक छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी बेहतर एक उपहार दिया है, नरवा गरवा और घुरवा बाड़ी के माध्यम से, यहाँ के किसानों की खुशहाली के माध्यम से। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि यही भूपेश बघेल जी हैं
जो कि छत्तीसगढ़ में और खास करके उनके पाटन विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति जब गोठान में काम करते समय बिजली का करंट लगने से खत्म हो जाता है तो उसको 2-4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए उसके परिजनों को लगातार मांग करनी पड़ी सरकार से कि इसे मुआवजा दिया जाए। यही भूपेश बघेल जी लखीमपुर खीरी में एक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा कुछ किसानों को एक्सीडेंट कर घायल कर दिया गया था। उन्हें दुर्घटना में कुछ लोगों को काफी चोट आई थी, कुछ लोगों का मृत्यु भी हो चुका था उसमें। उन्हें 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने गए थे। ये कौन सा छत्तीसगढ़ी आवाज है? सवाल यह है कि ये भूपेश बघेल जी को उस समय ये डर सता रहा था कि जो 2.5 साल की बात हुई थी टीएस सिंहदेव और इनके बीच में कि 2.5 साल तुम कुर्सी पे बने रहोगे और 2.5 साल में, तो अपने 2.5 साल को 5 साल पूरा कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को लूटा, लगातार लूटा, गोठान के नाम पर लूटा और आपके कहना चाहिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के नाम पर लगातार यहां की जनता को लूटा और लूट के वो सारा पैसा अपने केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचाया। तो इससे क्या हुआ? आप पूरे जनता के साथ सामने प्रमाणित है ये चीज। भूपेश बघेल जी सिर्फ 2.5 साल क्यों नहीं सीएम रहे? इसके पीछे का कारण यह है कि इन्होंने समय समय पर अपने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मदद पहुंचाई। पूरे छत्तीसगढ़ के पैसे से, यहां छत्तीसगढ़ की जनता को लूट कर यहां के पैसे से पूरे देश में कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया भूपेश बघेल जी ने। बिल्कुल, अब ये बोले कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं, तो इन्होंने छत्तीसगढ़िया को लगातार लूटा, ये सबको पता है। गोठान के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, जो कि आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी इस बार अगर सत्ता में आ रही है तो आने के बाद सबसे पहला तो ये गोठान के ऊपर इनके जांच कर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये जो गोठान के ऊपर इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया है, गोठान बना दिए, शेड बना दिया, ना उसमें कोई जानवर है, ना उनके खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना तो किसी गोठान में अगर 2-4 जानवर रखे हुए हैं तो उनको मतलब कहना चाहिए। आप अभी हाल ही में यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे स्टेशन महोदय में नर्सरी के अंदर में एक गोठान है जहां पे 2-3 जानवर भूख से मर गए। ये कौन सा गोठान है? और वहां पे उसके देखभाल करने के नाम से वहां के कुछ लोगों को तनख्वाह तक दी जाती है। ये सारी तनख्वाह जनता के पैसे से, दिए हुए टैक्स के पैसों से आ रही है। यहां तक कि भूपेश बघेल जी ने जो लूट मचाई है गोठान के नाम पे, वो भी जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे हैं। एक तरफ किसानों को इन्होंने 2500 रुपए देके खुश करने की बात की। किसानों को लगा कि 2500 रुपए देके ये किसानों को खुश कर लेंगे और किसान कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ इनकी जो मीडिया है, जो झूठी मतलब ये जो झूठा प्रचार करते हैं, इनके कुछ खरीदे हुए चैनल्स हैं जो वो लोग ये प्रचार करते हैं। आपको बताएं, जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो 2500 रुपए का क्या प्रभाव पड़ा है किसानों के ऊपर, आपको पता चलेगा। किसान 2500 रुपए एक तरफ पाया है, वो भी 4 टुकड़ों में पाया है। उस 2500 रुपए के एवज में सरकारी दुकान की जगह से प्राइवेट दुकानों से उसे खाद खरीदना पड़ा, मजबूरी में खाद खरीदना पड़ा, महंगे दरों पे खाद खरीदना पड़ा। वो 2500 रुपए की भरपाई भूपेश बघेल जी ने प्राइवेट दुकानों से करवा ली। वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पे जबरन उन्हें धूल मिट्टी कंकड़ थमाया गया कि आप इसको खरीदना पड़ेगा। ये कहां की गुंडागर्दी है? भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर में गुंडा राज चलाया है। यहां छत्तीसगढ़ में जितने अपराध अभी इस साल हुए हैं, अब महिलाओं के साथ जो दुराचार हुए हैं, रक्षाबंधन के दिन 2 सगी बहनों के साथ दुराचार हो जाता है, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ दुराचार हो जाता है। या आपको यह भी बात बताता हूं, पाटन विधानसभा के ग्राम रूही की सरपंच, महिला सरपंच, एक छोटी सी बच्ची जो कि सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, उसके साथ कांग्रेसी नेता 354 के मामले में आरोपी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। इसके पीछे भूपेश बघेल जी का हाथ है। और ये आरोप नहीं है, ये मेरा आपको बताया, आप जाइए लोगों के बीच में पता करिए, ये आरोप नहीं है, ये प्रमाणित बात है। उन्होंने बचाया है उस आरोपी को, और ये कांग्रेस अपनी छवि बताते हैं। लगातार यहां पे हत्या हो रही है और उसके बाद ये कांग्रेस बोलते हैं कि हमने काम किया जनता के हित में। ये किसानों को 2500 रुपए देके किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इस बार सारे किसानों को मालूम है कि एक तरफ भूपेश बघेल ने 2500 रुपए दिया, दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से पैसा निकाल लिया। मतलब आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल नकली छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया नहीं है, उन्होंने यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ाई है। बिल्कुल। एक और मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में काफी चल रहा है और जिस मुद्दे के आधार पे कहा जाए सत्ता में आए थे, एक मुद्दा था शराबबंदी का और दूसरा मुद्दा था धान के समर्थन मूल्य का। इन दोनों ही मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, क्या स्टैंड है? देखिए, जो शराब के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस और भाजपा, अभी आपको पता होगा कि हाल ही में भाजपा कई बार बोलती है कि भूपेश बघेल ने गंगा जल लेके कसम खा के वादा पूरा नहीं किया। ये भाजपा वाले कौन से दूध के धूले हैं? आज गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहां पे पूर्ण रूप से शराबबंदी है आधिकारिक तौर पे।
50 से अधिक लोग आज से साल 1.5 साल पहले वहां पे जहरीली शराब के पीने से वहां पे मृत्यु हो जाती है उनकी। आप ये बताइए, ये भाजपा वाले सबसे पहली बात तो जो शराबबंदी का विरोध करते हैं, बराबंदी के लिए विरोध करते हैं, ये लोगों की नियत आपको इससे क्या समझ में नहीं आती कि यही भारतीय जनता पार्टी आज से 5 साल पहले छत्तीसगढ़ में 3 बार सत्ता में थी, और यही भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ठेके पे चलता था शराब दुकान, उसे सरकारी तौर पे बेचना चालू किया। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिला जुला व्यापार करते हैं ये लोग। और शराब का व्यापार के अलावा इस बार लगभग जो 2000 करोड़ का शराब घोटाला जो उजागर हुआ था, जिसे आम आदमी पार्टी ने ही किया था इस बार छत्तीसगढ़ में, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका स्टिंग भी किया था, हमने उसका वीडियो भी जारी किया था, आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से उसे लोगों के बीच, जनता के बीच तक पहुंचाया भी गया था। अब ये भूपेश बघेल जी बोले कि हम शराबबंदी को लेके ये बात करेंगे, तो ये ऐसे झूठे लोगों पे हमें भरोसा नहीं है। मेरा कहना है आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या शराबबंदी होनी चाहिए या कंट्रोल होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी कभी भी जनहित की बात करती है और जनता के किए गए फैसले के आधार पर और उनके सुविधाओं के आधार पर चलती है। आम आदमी पार्टी हर क्षेत्र में जनता की सुविधा के अनुसार काम करती है। शराबबंदी को लेकर अगर यहां की जनता की डिमांड है और जनता अगर चाहेगी कि हाँ यहां पे शराबबंदी हो जाए तो निश्चित होगी। और एक बात मैं बार बार मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये शराबबंदी, शराब घोटाला और ये कांग्रेस भाजपा में हमेशा शराब चलता रहता है, छत्तीसगढ़ियों को क्या ये शराबी समझते हैं? छत्तीसगढ़ियों का क्या ये अपमान नहीं कि बार बार ये शराब के ऊपर में बात होता है? भूपेश बघेल जी को शर्म आना चाहिए कि शराबबंदी को लेकर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाया, यहाँ की महिलाओं को बेवकूफ बनाया उन्होंने, महिलाओं का वोट हासिल करने की नीयत से उनके सामने में उनके साथ में छल किया, उनका वोट लिया और उसके बाद में वही काम किया। ये बहुत गलत है। यहाँ के लोग शराबी नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे हैं। हाँ, नियमितीकरण होनी चाहिए शराब की, उसे सही तरीके से जनता की सुविधा के अनुसार, जनता के कहे अनुसार उसका व्यवस्थापन होना चाहिए, उनके अनुसार उसकी बिक्री होनी चाहिए, ना कि उस पर बार बार उसको चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस पे काम करेगी। तो ये थे संजीत विश्वकर्मा, आम आदमी पार्टी के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं। बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर लगाए हैं, पर अगर आपके भी कुछ प्रश्न हो जो इनसे लेने हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके भी प्रश्न इनके सामने आ चुके हैं। हम इनसे और मिलते रहेंगे और आप भी बने रहिए 10 सीजी खबर के साथ। अच्छी और सच्ची खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा 10 सीजी खबर को। संजीत जी, आप बहुत बिजी हैं, आज ही डिक्लेरेशन हुआ है, आपने 10 सीजी खबर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी 10 सीजी खबर का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा इस बात के लिए आपने कि मेरी बातों को आपने सुना और जनता तक पहुंचाने का जो ये फैसला किया है आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सीजी खबर निश्चित ही बहुत आगे चले, आगे बढ़े, इस बात की भी हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।